वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 500 एमसीक्यू की ये सीरीज रहेगी और ये आपको जो है ये पहला पार्ट इसका मिलने जा रहा है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको और यहाँ पर आपका पूरा स्टैटिक जीके का रिवीजन हो जाएगा। यूपी स्टैटिक जीके जो कि आपकी प्रीलिम्स की आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 मई का एग्जाम अगर आप भी देने वाले हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं या फिर किसी भी इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए 30 डे का क्रैश कोर्स अभी भी चालू है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जो 780 पेज का मटेरियल मिल रहा है वो आप ले सकते हैं और इतना पढ़कर आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ एपीएफसी यूपीएससी के जो एग्जाम होता है ईपीएफओ एपीएफसी उसका भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है और उसकी फीस काफ़ी रिड्यूस कर दी गई है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 अप्रैल से वो नया ग्रुप जो है चालू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इन नंबर्स पर कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे। यूपी जीके के रहेंगे सारे क्वेश्चन और पूरा आपका स्टैटिक जीके यूपी का जो है वो इससे कवर हो जाएगा। इसका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा और इसके अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। पूरा स्टैटिक जीके का पार्ट जो है आपका कंप्लीट करवा दिया गया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर टॉपिक वाइज अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कवि बचन सुधा समाचार पत्र का संस्थापक या फिर संपादक कौन था? रॉबर्ट नाइट, रंजीत सीताराम पंडित, मोतीलाल नेहरू या फिर पंडित सुंदर लाल? कौन थे इसके राइटर? ये समाचार पत्र की बात हो रही है। एक कवि वचन सुधा नामक रचना भी है तो यहाँ पर ये रचना की बात नहीं है, समाचार पत्र है। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे रंजीत सीताराम पंडित। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है। हु वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ कवि बचन सुधा न्यूज़पेपर? तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों माध्यम वाले वीडियो देख सकते हैं, बायलिंगुअल रहेगा पूरा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बताना है कौन सी सही जोड़ी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी वृक्ष और पुष्प के बारे में पूछा गया है। सामने दिया गया है कि क्या वह है या नहीं। तो आपने अगर स्टैटिक जीके पढ़ा है तो आपसे ये प्रश्न आराम से बन जाएगा। राजकीय पशु गाय, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या गाय है? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। फिर है राजकीय पक्षी सारस, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष आम, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? आम नहीं है ना, अशोक है। अशोक है जो वृक्ष है उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष जो है वो अशोक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया हमारा, तीसरा गलत हो गया। पहला और तीसरा जिसमें है वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तीसरा इसमें दिया गया तो ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। अब बचा है ऑप्शन बी, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2 और 4 हमारे सही है। राजकीय पुष्प पलाश है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष हमारा क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष हो जाएगा अशोक का वृक्ष। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसी को टेसू भी कहा जाता है। टेसू का फूल, टेसू जो होता है टेसू का फूल भी कहते हैं या फिर पलाश का फूल भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और राजकीय चीज़ें हैं जिनको याद कर लीजिए यहीं पर जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि राजकीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, जो स्टेट की लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? राजकीय भाषा वो है हिंदी, ठीक है। और हिंदी के अलावा उर्दू भी है। तो अगर आपसे हिंदी पूछे तो हिंदी को राजकीय भाषा कब बनाया गया? अक्टूबर 1947 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा बनाया गया। और इसके बाद उर्दू भी राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की और 1989 से उर्दू को भी राजकीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? तो राजकीय चिन्ह जो है इसको 1938 में स्वीकृत किया गया था और ये होता है एक व्रत होता है और व्रत के अंदर 2 मछलियाँ होती हैं और मछली के साथ ही साथ एक तीर धनुष होता है, ठीक है। एक तीर और धनुष भी होता है, एक तीर रहेगा और एक धनुष भी रहेगा। तो ये यहाँ का जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ का राजकीय चिन्ह होता है। और अगर राजकीय खेल पूछें, राजकीय जो स्टेट का गेम है वो हो जाएगा आपका हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको अब ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था?
11 नवंबर सन 2000 में, 24 जनवरी 1950 में, 1 नवंबर 1956 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से कब जाना गया? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया और यहीं पर ये उत्तर प्रदेश का गठन दिवस कहलाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेट दी गई है 11 नवंबर सन 2000, तो 11 नवंबर की जगह अगर आप 9 नवंबर कर ले, 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और उत्तर प्रदेश से 13 जिले अलग करके एक उत्तराखंड राज्य बना दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक डेट और याद रख लें, 1 नवंबर सन 1956। इस दिन क्या हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई और 1 नवंबर को 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 में राज्य का विभाजन हुआ। तीनों डेट एग्जाम पूछी जाती हैं, पूछी भी जा चुकी हैं, तीनों डेट याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो अब ये बन ही जाएगा आपसे, पलाश है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया एनसीआर के अंतर्गत कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं आता है। एनसीआर में दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई सारे जो है जिले आते हैं, तो कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो इसमें नहीं आता है, बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुलंदशहर, हापुड़, सिद्धार्थनगर या फिर शामली। तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर इसमें आता है, हापुड़ भी आता है, सिद्धार्थनगर नहीं आता, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है, और शामली इसमें आता है। अब और कौन कौन से जिले हैं इसके अलावा जो आते हैं देख लेते हैं। तो एनसीआर के अंतर्गत यूपी का आता है गाजियाबाद, इसके अलावा हापुड़ आता है, यहाँ पर दिया ही गया है हापुड़। मेरठ भी आता है हापुड़ के अलावा। गौतम बुद्ध नगर आता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया। इसके अलावा बुलंदशहर इसमें दिया गया है। शामली भी आता है। ठीक है, शामली के अलावा मुजफ्फरनगर और बागपत, ये सब जो है एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। इनके नाम आप नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य ने एनआरआई विभाग का गठन कब किया था? ऑप्शन दिए गए हैं 18 जुलाई 2014 को, 18 जुलाई 2015 को, या फिर 18 जुलाई 2016 को, या फिर 18 जुलाई 2017 को। तो जो एनसीआर डिपार्टमेंट है ये जो है अप्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान के लिए गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 18 जुलाई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कनेक्ट करके। तो 18 जुलाई 2014 को इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1950 में, ऑप्शन बी दिया गया है जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी दिया गया है अगस्त 1951 में, या फिर जुलाई 1951 में। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा जुलाई 1950 में। जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी को 1950 में और जुलाई में पहली विधानसभा का जो है गठन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, जो कि कहाँ पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये हुई थी इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद का भी वर्तमान नाम हो गया है प्रयागराज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का अगर बात करें मतदाता जो वोटर्स हैं उनके दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्षेत्र है गाजियाबाद और सबसे छोटा क्षेत्र जो है वो है बागपत। ठीक है, बागपत हो जाएगा। तो और ये किस में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? बहराइच, बदायूं, बलरामपुर या फिर श्रावस्ती। तो ये हो जाएगा बदायूं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर चुन लेंगे। ठीक है, और यही प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला, तो सबसे ज्यादा वैधानिक नगरों वाला जिला तो बदायूं आपने पढ़ लिया अभी, और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पैटर्न एग्जाम में बहुत पूछता है आयोग, तो ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, यानी कि जो प्रदेश के उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 संभाग हैं, यानी कि 18 मंडल हैं। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं वो 9 राज्यों की संख्या है। और दूसरा कथन भी सही है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 जिले हैं और 18 मंडल यानी कि संभाग दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 12th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो टोटल 18 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है, कानपुर है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोनों मंडल ही बड़े हैं, लखनऊ और कानपुर दोनों में बराबर संख्या है जिलों की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर चुन लेंगे, उपरोक्त दोनों। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर सरोजनी नायडू? तो कौन थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? ये प्रथम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये प्रश्न जरूर तैयार कर लें। पहले मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, पहले विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सब कुछ ऐसे याद कर जाएं। और इनके क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न देख रहे हैं, विधान परिषद सभापति बताना है उत्तर प्रदेश के पहले कौन थे? तो ये कौन थे? चंद्रपाल जी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर चुन लेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रपाल जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। इसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल लगभग 3% है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का, अगर भारत के क्षेत्रफल में बात करें तो उसका कुल क्षेत्रफल का 7% है, और उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र यानी कि जो नगरीय इलाका है उत्तर प्रदेश का वो 3% है। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है? तो ये है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न ही आ गया है, नहीं तो मैं पूछने वाली थी कि सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अगला प्रश्न यही दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ या फिर बहराइच? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर घर पेयजल परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू की गई थी? झांसी से, उन्नाव से, कानपुर से या फिर कन्नौज से? बताइए सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झांसी से। हर घर पेयजल परियोजना झांसी से लॉन्च की गई थी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है? अब उत्तर प्रदेश आसपास के 9 राज्यों से लगता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से उत्तर प्रदेश का जो है तीनों तरफ से घिरा है? कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है? झांसी, ललितपुर, बांदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो ललितपुर है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है? धान की फसल, गेहूं की फसल, आलू की फसल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धान की फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल होती है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित हैं? उत्तर प्रदेश का जो एरिया है बुंदेलखंड में बटा है, बघेलखंड में बटा है, तो बताना है कौन सा क्षेत्र है जो दोनों के अंतर्गत आता है? सोनभद्र, ललितपुर, चित्रकूट या फिर बांदा? तो सोनभद्र जो है ये दोनों में आता है, बुंदेलखंड में भी आएगा इसका कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र बघेलखंड में भी आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ललितपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आ जाता है, बांदा भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, कुछ इसका बांदा ये बघेलखंड में भी आता है। ठीक है, जैसे झांसी है, झांसी, निवाड़ी, ये सब जो है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की ढाल कैसी है? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान पर क्या होता है? कैसा होता है तापमान? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की तरफ जाएंगे, पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाएंगे, तो भाग की ओर जाएंगे तो तापमान जो है बढ़ेगा। क्या हो जाएगा?
बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र बताना है, सबसे कम वर्षा वाला जिला। ठीक है, मिर्जापुर या फिर आगरा, गोरखपुर या फिर मथुरा, मिर्जापुर या फिर मथुरा या फिर आगरा या फिर मथुरा। ठीक है, तो बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट कर आंसर बताएं, और या फिर इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें इस प्रश्न के आंसर के लिए। साथ ही साथ हम और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, जो कि एग्जाम के पहले तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।